शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ और वो कोरोना के ताजा आंकड़ों से संबंधित है। 24 घंटे में 43,071 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। एक दिन में 955 मरीजों की संक्रमण से जान गई। 4,85,350 कोरोना के सक्रिय मामले हैं फिलहाल देश में। 52,299 लोग एक दिन में संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या है 3,45,45,433 और अब तक कुल मौतें हैं 4,02,005। कुल 2,96,58,078 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। 24 घंटे में वैक्सीनेशन हुआ है 63,87,849 लोगों का और अब तक कुल वैक्सीनेशन हुए हैं 35,12,21,306 लोगों के। ये कोरोना का ताजा अपडेट। कुल 2,96,58,078 लोग ठीक हो चुके हैं संक्रमण से अभी तक। वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटों में 63 लाख से ज्यादा। कुल वैक्सीनेशन 35 करोड़ से ज्यादा। और एक बड़ी खबर इटावा से है। सिलेंडर से घर में आग लग गई है। हादसे में 7 महिलाएं झुलसी हुई मिली हैं। 4 महिलाओं को सैफई रेफर किया गया है। हादसे वाले घर में शादी समारोह था। शादी का सामान हादसे में जल गया है। 7 महिलाओं के झुलसने की खबर आ रही है। बहुत अफसोसनाक खबर ये। 4 महिलाओं को सैफई रेफर किया गया है जो झुलसी हैं, जो घायल हुई हैं इस कांड में। हादसे वाले घर में शादी समारोह था। सिलेंडर में धमाका हुआ, आग लग गई, 7 महिलाएं झुलस गईं। शादी का सामान इस हादसे में, धमाके में जल गया। सैफई रेफर किया गया है 4 झुलसी हुई महिलाओं को। शादी वाले घर में सिलेंडर लीक होने से आग लगी। इटावा से खबर, सिलेंडर लीक होने से आग लगने की खबर। चार महिलाओं को जो झुलसी हैं, घायल हैं, उन्हें सैफई रेफर किया गया इलाज के लिए। जिस घर में यह हादसा हुआ वहां पर शादी का समारोह था। मोहम्मद फारिक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। मोहम्मद, ये कब हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ है? जो घायल झुलसी हुई महिलाएं हैं उनकी ताजा स्थिति क्या है? जी, आज सुबह की घटना है जब इटावा के शिवा कॉलोनी में शादी की तैयारियां चल रही थी। घर में काफी खुशी का माहौल था। घर में काफी रिश्तेदार भी आए हुए थे। तभी बारात कानपुर जानी थी। सारी महिलाएं बैठ करके घर में खाना बना रही थी। तभी जो सिलेंडर से गैस लीक होती है और उसके बाद घर में कोहरा मच जाता है, चारों तरफ आग ही आग दिखाई देती है। उसके बाद सारे आस पड़ोस के लोग मिलकर के बड़ी मुश्किल से सिलेंडर को बाहर फेंकते हैं। उसके बाद आग पे काबू पाते हैं। घर में 30 से 35 लोग मौजूद थे। काफी छोटा घर था जिसके चलते आग ने बड़ा विकराल रूप ले लिया था। उसके बाद सारी जो 7 महिलाएं थी, जिसमें दूल्हे की माँ, बहन, नानी और भी अन्य रिश्तेदार से सारी महिलाएं थी, जिनको अस्पताल भेजा जाता है, जहाँ से 4 महिलाओं को जो गंभीर रूप से झुलसी हैं उनको सैफई रेफर किया जाता है। जी, बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद फारिक। 4 गंभीर रूप से झुलसी महिलाओं को सैफई इलाज के लिए रेफर किया गया है। घर में शादी समारोह था, सारा सामान जल गया इस अग्निकांड में। अगली खबर आगरा से है। यहां पर पालतू कुत्ते की दबंग युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। कुत्ते के कत्ल की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इस मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। शिकायत सामने आने के बाद सदर थाना पुलिस ने कुत्ता मालिक मोहन बाबू की तहरीर पर आरोपी गौरव भार्गव के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 336, 429 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस टीम ने आरोपी गौरव भार्गव की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए। पुलिस के एक वीडियो में पता चला एक आदमी अपना घर के सामने अपना लाइसेंस से असला में एक कुत्ता का मार दिया और उसके बाद कुत्ता गायब भी कर दिया। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने 336, 429 और पशु क्रूरता अधिनियम से भी मुकदमा दर्ज कराया और उनका पुलिस तलाश रहा है। वो पूरा परिवार फरार है और उनसे गिरफ्तारी होगी। उसके बाद उनका लाइसेंस से असला का लाइसेंस निरस्त करने के लिए रिपोर्ट डीएम साहब के लिए भेजेंगे। सीसीटीवी फुटेज आपने देखा कैसे गोली मारी गई इस पालतू कुत्ते को। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे का दूसरा दिन है। थोड़ी देर में विभिन्न सामाजिक संगठनों से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री और फिर शाम 4 बजे आउटर रिंग रोड और विक्टोरिया स्ट्रीट फ्लाईओवर का निरीक्षण भी करेंगे। सोमवार सुबह 10:15 बजे सड़क मार्ग से वो कानपुर रवाना होंगे। आउटर रिंग रोड और विक्टोरिया स्ट्रीट फ्लाईओवर्स का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निरीक्षण करेंगे क्योंकि लखनऊ उनका संसदीय क्षेत्र और यहां के विकास कार्यों में उनकी गहरी रुचि।
विभिन्न संगठनों से मुलाकात करेंगे वो 10:15 बजे के बाद से, फिर शाम को 4 बजे निरीक्षण करेंगे और कल सुबह वो सड़क मार्ग से कानपुर के लिए रवाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ में अपने संसदीय क्षेत्र में दूसरा दिन। शैलेश अरोड़ा फोन लाइन पर है हमारे सहयोगी लखनऊ से। शैलेश, आज के उनके कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दें। राजन, देखिए, आज राजनाथ सिंह जी जो है वो सबसे जो उनका महत्वपूर्ण अगर हम कार्यक्रम है तो जो लखनऊ में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं उनकी वो समीक्षा करने वाले हैं। उनको स्पॉट पर जाकर देखने वाले हैं कि प्रोजेक्ट में कितना काम हुआ है। जैसे अगर बात की जाए जो आउटर रिंग रोड का काम है उसको देखेंगे रक्षा मंत्री। इसके अलावा जो किसान तक से जुड़ा हुआ काम है उसको भी वो देखेंगे और समीक्षा करेंगे कि उस प्रोजेक्ट में अब तक कितना काम हो चुका है। इसको लेकर जो स्थलीय निरीक्षण है वो भी करेंगे और स्थलीय निरीक्षण के साथ जो अधिकारी है उनसे बात की जाएगी। देखिए, जो मंशा है इस काम को जल्द से जल्द पूरा कराने की है। अगर दिन भर के कार्यक्रम की बात करें तो सुबह 10 बजे से जो अलग अलग सामाजिक संगठन है उनका राजनाथ सिंह जी के आवास पर मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है अभी कुछ देर पहले से। और यहाँ पर आज करीब शाम 4 बजे तक का इसी तरह से कार्यक्रम रहेगा। अलग अलग संगठन है उनको अलग अलग समय दिया गया है, उसमें व्यापारियों से जुड़े भी हैं और तमाम तरह के वो भी वहाँ पर आकर मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो शाम 4 बजे अपने दिलकुशा आवास से रक्षा मंत्री जो है लखनऊ के सांसद ये वो आउटर रिंग रोड और उसके अलावा देखिए एक और जो महत्वपूर्ण रहेगा वो है विक्टोरिया स्ट्रीट फ्लाईओवर जो पुराने लखनऊ में है, वहां का निरीक्षण करने भी जाएंगे क्योंकि वो फ्लाईओवर काफी समय तक बीच में काम उसका रुका रहा कुछ वजहों से, जिसके बाद उनका निस्तारण हुआ और काम फिर से शुरू हुआ, तो वहां पर काम देखेंगे। इसके साथ लखनऊ कानपुर के बीच में जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनना है NHAI ने उसकी अनुमति दे दी हुई है। करीब 4400 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट की समीक्षा भी राजनाथ सिंह जी कर सकते हैं। वो उनके शेड्यूल कार्यक्रम में नहीं है लेकिन ये माना जा रहा है कि उसकी भी वो समीक्षा करेंगे क्योंकि हाल ही में जब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लखनऊ में आए थे तब भी उस प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई थी। और अगर कहा जाए लखनऊ के सांसद होने के नाते उनकी प्राथमिकताओं के एक प्रोजेक्ट में है और इस प्रोजेक्ट के बाद लखनऊ कानपुर के बीच की जो दूरी होगी न सिर्फ वो कम होगी बल्कि वहाँ की जो समय जो लगता है उसमें भी काफी कमी आएगी। बेशक 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 इससे निश्चित रूप से समय बचेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट समझा जा सकता है। बहुत धन्यवाद शैलेश आपका। और लखनऊ में ही पूर्व सांसद के अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है। पूर्व सांसद दाऊद का अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया है। दाऊद की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश जारी हुआ है। रिवर बैंक कॉलोनी में है पूर्व सांसद दाऊद की बिल्डिंग। प्राधिकरण के अधिकारी उसका ध्वस्तीकरण करा रहे हैं, उसको ध्वस्त करने के आदेश है। रिवर बैंक कॉलोनी में पूर्व सांसद दाऊद का अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रखी थी दाऊद ने और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश दिया हुआ था। चलिए सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। क्या हो रहा है वहां पर, कैसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है और इसके पीछे के कारण भी जानना चाहेंगे, क्यों ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था? विवेक, देखिए राजेंद्र, ये बिल्डिंग पूर्व सांसद दाऊद अहमद की है और अवैध रूप से बनाई गई है। ये पूरा इलाका रिवर बैंक संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर पास ही में रेजिडेंसी है जो संरक्षित स्मारक है। इसके आसपास के एरिया को संरक्षित घोषित किया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने। और यहाँ पर दाऊद अहमद जो पूर्व सांसद हैं बसपा के, उन्होंने अवैध रूप से निर्माण किया था। ये सारी बिल्डिंग आप सामने हमारे कैमरे में देख रहे हैं कि ये 4 मंजिला बिल्डिंग है, अवैध रूप से बनाई गई थी। इसको तोड़ने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों ने नोटिस दिया था। सबसे पहले अक्टूबर 2018 में एक नोटिस दिया गया था जब ये निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तब ये कहा गया था, दाऊद से पूछा गया था कि आप ये किसकी अनुमति से बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, ये इस बिल्डिंग के बनाने का उद्देश्य क्या है, कमर्शियल है। ये पूरा इलाका चूँकि रिहायशी है इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह का कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। और जैसे बनाया जा रहा था नीचे यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ की तैयारी थी और ऊपर फ्लैट बन रहे थे। लेकिन दाऊद ने जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का नोटिस है उसका कोई जवाब नहीं दिया और निर्माण कार्य जारी रखा। इसके बाद अभी इसी बीते 24 जून को सर्वेक्षण विभाग ने फिर से कहा कि ये बिल्डिंग अवैध है और इसको तोड़ा जाए। अगर वो खुद नहीं तोड़ते हैं तो इसको तोड़ने की कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से कराई जाएगी। इसके बावजूद दाऊद ने ये बिल्डिंग तोड़ने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए, कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश को एक निर्देश दिया कि वो 15 दिन के भीतर इस बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई शुरू करें। और आज सुबह यहाँ 6 बजे से टीम लगी हुई है और यहाँ पर जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस
का पूरा अमला मौजूद है यहाँ पर। तमाम जिले की पुलिस फोर्स है, कई थानों की पुलिस फोर्स है, वो मौजूद है हमारे साथ। इस समय एडीएम विश्वभूषण जी हैं जो बताएंगे कि ये पूरा निर्माण कब शुरू हुआ। सर, ये कब से चल रहा है बिल्डिंग का निर्माण और क्यों इसको कब से तोड़ने की कार्रवाई और कितनी देर में पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए? जिला प्रशासन को जो सूचना प्राप्त हुई है वो दिनांक 3 जुलाई 2021 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त निदेशक नई दिल्ली का एक आदेश प्राप्त हुआ है, जो उन्होंने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1959 की धारा 38(2) के अंतर्गत किया है। और उस आदेश में उन्होंने यह आदेशित किया था कि इस भवन को जो संबंधित व्यक्ति है उनके द्वारा हटाया जाए। ऐसा आदेश उन्होंने पहले दिया रहा होगा जिसका समयावधि पूरी हो चुकी है, और इसलिए जिलाधिकारी लखनऊ अब इसको हटाएं और उसके हटाने के बाद अथवा ध्वस्तीकरण के बाद उसकी संसूचना प्रेषित करें। तो इस आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा एक टीम का गठन किया गया है और यहाँ इसको हटाने का, इसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। ये कब शुरू हुआ था निर्माण कार्य यहाँ पर? ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का अवैध निर्माण है, जो कि जिला प्रशासन का अवैध निर्माण नहीं है। लेकिन रिकॉर्ड्स के परयूजल से जो पता चलता है कि 2018 में इनको पहली नोटिस दी गई थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा। उसके बाद समय समय पर नोटिस दी गई, काम बंद करवाया गया, लेकिन काम इन्होंने बंद नहीं किया। अंतिम रूप से इनको एक आदेश दिया गया था माह जून 2021 में कि अपना निर्माण ध्वस्त कर लें, अन्यथा इसे सरकारी व्यवस्था द्वारा गिराया जाएगा और वो भी इनके खर्च पर गिराया जाएगा। वह समयावधि बीतने के बाद भी चूंकि इनके द्वारा निर्माण नहीं हटाया गया था, अतः अब इसको जिलाधिकारी के माध्यम से हटवाने का आदेश एसआई द्वारा निर्गत किया गया है। जी, ये कितनी देर में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी? अब जो भी समय लगे तकनीकी रूप से हम लोग, लेकिन जो हमारा अनुमान है दोपहर 2 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। तो एडीएम सर का कहना है कि दोपहर 2 बजे तक ये जो अवैध निर्माण आप देख रहे हैं पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, ये पूरा मलबे में तब्दील हो जाएगा। ये 4 मंजिल की बिल्डिंग है, ये इसको तोड़ने के लिए बुलडोजर मंगाए गए हैं, जेसीबी मशीनें हैं, इसके अलावा जो बड़ी ड्रिल मशीनें हैं वो मंगाई गई हैं। इसके पहले भी एक बार कोशिश हो चुकी है। ऊपर जो सबसे ऊपर का फ्लोर है, कौन सा इलाका है? विवेक एक बात बहुत सरल तरीके से समझना चाहेंगे। विवेक, अभी एडीएम साहब बता रहे थे कि 2018 से नोटिस सर्व किए जा रहे हैं इस बिल्डिंग को लेकर पुरातत्व विभाग के द्वारा। उन्होंने बाकायदा उस कानून की, उस अधिनियम की धाराएं भी बता दी जिसके तहत नोटिस दिए जा रहे हैं 2018 से। लेकिन हमारे दर्शक सरल भाषा में यह समझना चाहेंगे कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इस बिल्डिंग से कैसे प्रभावित है। विवेक जी, देखिए राजेंद्र, ये इलाका रिवर बैंक कॉलोनी है और यहाँ से पास में ही रेजिडेंसी है जो संरक्षित इमारत है और भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग है उसके तहत संरक्षित स्मारक है। और संरक्षित स्मारक के आसपास किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं है और मल्टी स्टोरी की अनुमति तो कतई नहीं है। अगर निर्माण किसी आवास का निर्माण कराना होता है तो उसके लिए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन इस निर्माण के लिए आप जैसा कि कैमरे में देख रहे हैं कि ये बहुत 4 मंजिल की बिल्डिंग है और यहाँ पर किसी भी तरह की ऐसे निर्माण की अनुमति नहीं है। इसके लिए परमिशन नहीं ली गई थी और अवैध तरीके से पूरा ये निर्माण कार्य शुरू हुआ है। चूँकि जो संरक्षित स्मारक अधिनियम है उसके तहत ये कहा गया कि इस बिल्डिंग को नोटिस इसीलिए दी गई थी कि ये खुद ही तोड़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, अगर नहीं तोड़ते हैं तो इसको जिला प्रशासन की मदद से पूरी तरह से ध्वस्त कराया जाएगा। तो पूरा एरिया एक जो अधिनियम है उसके तहत। आगे बढ़ते हैं देहरादून से आ रही खबर के साथ। भावी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। भागीरथीपुरम में आवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट की है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पुष्कर सिंह धामी से मिले हैं। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री जाकर मिले हैं मुख्यमंत्री डेजिग्नेट पुष्कर सिंह धामी से, जो कि आज शाम को शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। देखिए आप दोनों ही तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, दोनों ने जाकर भागीरथीपुरम के आवास पर मुलाकात की है मुख्यमंत्री डेजिग्नेट पुष्कर सिंह धामी से। आज शाम को वो शपथ ले रहे हैं। दोनों ने गुलदस्ता भेंट किया, शुभकामनाएं दी, शिष्टाचार मुलाकात थी। ये देखिए आप, आज उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तीरथ रावत जी से मुलाकात कर उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हुआ। ये ट्वीट किया पुष्कर सिंह धामी ने। और इसके अलावा उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी मुलाकात की, उस बाबत भी ये देखिए
तीरथ सिंह रावत से जब मुलाकात हुई उस वक्त की तस्वीरें, गुलदस्ता भेंट किया पूर्व मुख्यमंत्री ने और ट्वीट करके उन्होंने मुख्यमंत्री डेजिग्नेट पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कैसे उनकी मुलाकात हुई है और कैसे उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया है। अजित सिंह राठी हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अजित, आज उत्तराखंड की राजनीति में फिर से एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है और शाम को शपथ ग्रहण होने जा रहा है। उसके पहले हम ये दो बड़ी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों से मुलाकात हुई है, मुख्यमंत्री डेजिग्नेट पुष्कर सिंह धामी की। और क्या विशेष जानकारियां मिल रही है आपको इन मुलाकातों के संदर्भ में? राजन, देखिए, चूंकि शाम को मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह भी है, पुष्कर सिंह धामी जो है अभी कल जब विधानमंडल दल के नेता चुनेंगे तो उसके बाद से उनके शिष्टाचार भेंट का सिलसिला जारी है। जैसे कल वो रात भी संघ कार्यालय गए, कुछ और नेताओं से भी मिले, तो आज सुबह पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और कार्यवाहक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलने भी गए। तो ये एक शिष्टाचार होता है, जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे तब वो जितने भी मुख्यमंत्री थे उनसे मिलने गए थे। तो ये एक शिष्टाचार वाली परंपरा है, तो ये वो शिष्टाचार निभाने के लिए ही कार्यवाहक और पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने आज गए हैं। अभी इनका मिलने का सिलसिला होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर में पॉलिटिकल बैठकें भी शुरू हो जाएंगी और उसमें मंत्रिमंडल का गठन भी होना है। तो ये मुलाकातों का जो सिलसिला है, उन्होंने एक कटसी होती है, एक शिष्टाचार भेंट होती है, तो वो उन्होंने आज की है। मंत्रिमंडल के बारे में जो उनके साथ होगा और उसके शपथ ग्रहण के बारे में आपको क्या सूचनाएं मिल रही हैं अजित? राजन, देखिए, चूंकि जितने भी छनकर भारतीय जनता पार्टी के कैंप से सूचनाएं आ रही हैं, तो उसमें ये तैयारी इस तरह की कुछ हो रही है कि ना तो कोई ड्रॉप होगा और ना किसी के बहुत ज्यादा विभाग बदले जाएंगे। लेकिन एक सूचना ये जरूर मिल रही है कि मुख्यमंत्री अपने विभाग कम कर सकते हैं, जैसा पुराने मुख्यमंत्रियों ने नहीं किया। तो जैसे वो शाम को ओथ लेंगे तो इस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री को बन जाएंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब विभागों का बंटवारा होगा तो उसके बाद ऐसी एक उम्मीद है कि वो बहुत ज्यादा विभाग अपने पास नहीं रखेंगे, क्योंकि फाइलों का बोझ होता है, शासकीय कार्यों का बोझ होता है। तो मुख्यमंत्री को चुनावी मोड में रहना है, तो इसलिए कुछ विभाग अपने अपने साथियों को दे सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका अजित। तो लमसम पुराना मंत्रिमंडल ही हो सकता है। फिलहाल शिष्टाचार मुलाकात हुई है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की मुख्यमंत्री डेजिग्नेट पुष्कर सिंह धामी से भगीरथीपुरम वाले आवास पर जाकर दोनों ने मुलाकात की। दो तस्वीरें इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हुई हैं और दोनों ने शुभकामनाएं दी नए मुख्यमंत्री को जो आज शाम शपथ ग्रहण करेंगे। सूचना ये है, जानकारी ये मिल रही है कि अपने पास कम विभाग रख सकते हैं वो, क्योंकि उन्हें चुनावी मोड में जाना है, बल्कि चुनावी मोड में रहना है सत्ता संभालते ही, और बहुत ही कम दिनों में, कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव का सामना करना है। उन्हीं के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है, तो बड़ी जिम्मेदारी चुनावी मोड में उन्हें शुरू से ही रहना होगा। इसलिए संभावना इस बात की प्रचंड कि वो अपने पास कम विभाग रखेंगे। और अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव परिणाम की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। बीजेपी और सहयोगियों को 67 सीटें मिली हैं। सपा और सहयोगियों को केवल 6 सीट मिली है, 2 अन्य के हिस्से में गई हैं। सीएम योगी ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया है। अखिलेश के धांधली के आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज किया है और ओवैसी की चुनौती को स्वीकार किया है। पंचायत चुनाव में भाजपा का लहरा परचम। पंचायत चुनाव में भाजपा ने दी पटखनी। पंचायत 75 में से 67 सीटों पर खिला कमल। ये खुशी, ये उल्लास, ये जश्न बताने के लिए काफी है कि जिसे भाजपा ने मिशन बनाया वो आखिरकार पूरा हो गया। यूपी के 75 पंचायत अध्यक्ष पदों में से 67 सीटों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया। बताते हैं आपको कि ये जीत भाजपा के लिए कितनी बड़ी है और शुरुआत करते हैं पश्चिमी यूपी से, जहां 24 सीटों पर भाजपा का परचम लहरा। अगर बात अवध की करें तो अवध के हिस्से में आए 21 जिलों में से 20 जिलों की पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की, जिनमें से 4 निर्विरोध भी चुने गए। वहीं बुंदेलखंड की 7 सीटों पर भगवा लहरा रहा है। भाजपा के सभी 7 प्रत्याशियों ने बुंदेलखंड की 7 जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही पूर्वांचल की 21 सीटों में से कब्जे में गई, जिसमें भाजपा की सहयोगी पार्टी
अपना दल एस की जीत भी शामिल है। जिला पंचायत अध्यक्ष के अब तक के रिकॉर्ड को भाजपा ने ध्वस्त कर दिया और पूरे यूपी में 67 जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों पर कब्जा जमाकर मिशन 60+ से बेहतर प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव खत्म हो चुके हैं, परिणाम भी सामने आ चुके हैं। रिजल्ट किसी भी हालत में सपा के पक्ष में नहीं कहे जा सकते। 2016 के जिला पंचायत चुनाव में प्रदेश की 63 सीटों पर जीतने वाली हुई और बलिया में आनंद चौधरी को 58 में से 33 सदस्यों का समर्थन मिला। 75 जिलों में भाजपा ने नामांकन के दौरान 21 जिलों में निर्विरोध जीत दर्ज कर ली थी और वजह बनी थी सपा के प्रत्याशियों का नामांकन न भर पाना और प्रस्तावकों का गायब हो जाना। पिछली बार प्रदेश की 75 सीटों में से 63 सीट पर काबिज रहने वाली सपा इस बार 6 सीट पर ही सिमट गई। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा।